नमस्कार दोस्तों, क्या आप नेशनल कमीशन जिसको हम एनसीडीआरसी भी बोलते हैं वहाँ पे कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने वाले हो? अगर आपका आंसर यस है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना क्योंकि हम उन सभी इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको अगर हमने इग्नोर किया तो आपकी कंज्यूमर कंप्लेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन पे ही डिसमिस होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम इन इश्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इन इश्यूज़ को हमने लगभग 4 क्वेश्चंस में फ्रेम कर दिया है। पहला क्वेश्चन है कि आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि यू आर द एलिजिबल कंप्लेनेंट फॉर फाइलिंग ए कंज्यूमर कंप्लेंट बिफोर द एनसीडीआरसी। दूसरा, व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए कंप्लेंट जो कि आप फाइल करने वाले हो एनसीडीआरसी पे। तीसरा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, किस फॉर्मेट में लगेंगे, उनके बारे में भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और चौथा, फी कितनी लगने वाली है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द कंज्यूमर कंप्लेंट बिफोर द एनसीडीआरसी। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं कि हम एलिजिबल हैं कंप्लेंट फाइल करने के लिए बिफोर द एनसीडीआरसी फोरम और नॉट। अमंग वेरियस फैक्टर्स पहला फैक्टर आ जाता है कि हम क्या कंज्यूमर की कैटेगरी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, गवर्नमेंट्स भी कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है, लेकिन हम इंटरेस्टेड होंगे हम इसमें से ABCDE की कैटेगरी में से किस में फॉल इन कर रहे हैं। पहली कैटेगरी है कि हम कंज्यूमर इंडिविजुअल कंज्यूमर हैं कि नहीं है, वो मोस्टली यू विल बी एबल टू सेटिस्फाई। दूसरी कैटेगरी आ जाएगी कि क्या हम किसी वॉलंटरीली कंज्यूमर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके बिहाफ पे फाइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। द पॉइंट विच नीड्स टू बी स्ट्रेस्ड अपॉन इज दैट वो एसोसिएशन रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अगर वो एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं है तो देन वी विल बी इन ट्रबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द कंप्लेंट। क्या एक RWA या अपार्टमेंट्स ओनर एसोसिएशन AOA, क्या वो फाइल कर सकती है कंज्यूमर कंप्लेंट या नहीं, ये हम एक अनदर वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तीसरी कैटेगरी आ जाती है वन और मोर कंज्यूमर्स। टिपिकली व्हेन आप इंडिविजुअल नहीं हो, आपके पास कोई रजिस्टर्ड एसोसिएशन भी नहीं है, ठीक है, तो देन आप क्या करते हो कि ऑन ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स इकट्ठे आते हैं और फिर वो कंप्लेंट जो है फाइल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट अगर हमारी उस कंज्यूमर कंप्लेंट में जो रिलीफ है वो सेम नहीं है सबके लिए, तो देन वी मे लैंड इनटू द ट्रबल। क्लास एक्शन सूट की ये पर्टिनेंट रिक्वायरमेंट है कि जो रिलीफ है वो एग्जैक्टली सेम मिलना चाहिए सबके लिए, सेम सिचुएशन सेम इंटरेस्ट होना चाहिए जो क्लास एक्शन सूट, जो क्लास एक्शन कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करना चाह रहे हैं। एंड D और E में टिपिकली अगर कंज्यूमर की खुद की डेथ हो गई है तो उनके जो लीगल हायर हैं या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर कोई माइनर है तो ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर उसके पेरेंट या लीगल गार्डियन जो हैं कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमें फुलफिल करनी है टू फाइल द कंज्यूमर कंप्लेंट। द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो हमने समझनी है वो है एलिजिबिलिटी एज ए कंज्यूमर। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर हमने समझ ली। अब हर एक कैटेगरी में हर एक कंज्यूमर को ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि अगर आपने कोई गुड्स या सर्विसेज अवेल करी हैं तो वो पर्सनल यूज़ के लिए ही होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी फॉर एनी कमर्शियल गेन। क्या कोई यूज़ पर्सनल गेन के लिए है या कमर्शियल गेन के लिए है? पर्सनल गेन मीन्स पर्सनल एम्प्लॉयमेंट के लिए है या फिर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए है, वो NCDRC ऑनरेबल NCDRC फोरम डेफिनेटली उस पर्सपेक्टिव को देखेगा। तो इट बिकम्स वेरी इम्पोर्टेंट कि अगर आपकी कंप्लेंट जो है वो कमर्शियल यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट्स
या गुड्स परचेज्ड या सर्विसेज अवेल्ड के बारे में जा रही है, तो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फाइलिंग ए कंज्यूमर कंप्लेंट बिफोर द एनसीडीआरसी। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ पेड और प्रोमिस्ड कंसिडरेशन होनी ही चाहिए। अगर इसका मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको फ्री में सर्विसेज दिया है, फ्री में कोई प्रोडक्ट दे दिया है, और उस प्रोडक्ट में अगर कोई इशू आ रहा है, उन सर्विसेज में कुछ इशू आता है, तो देन आप कंज्यूमर फोरम की जुरिस्डिक्शन को इन्वोक नहीं कर सकते। तो इट सिंपली मीन्स पेड या प्रोमिस कंसिडरेशन होनी ही चाहिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। अगर आपने पेड कंसिडरेशन की अमाउंट 2 करोड़ से ऊपर है, ओनली देन यू विल बी एलिजिबल टू फाइल द कंज्यूमर कंप्लेंट बिफोर द एनसीडीआरसी फोरम। और अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर आप चैलेंज करने वाले हो एनसीडीआरसी में, तो देन उसमें पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन इट इज़ ग्रेटर देन 10 CR। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। इनकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया अगर आपने पास नहीं किया तो हो सकता है आपकी कंप्लेंट इवन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द कंप्लेंट पे ही डिसमिस हो जाए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। वैसे तो एनसीडीआरसी जो फोरम है उसकी जुरिस्डिक्शन अक्रॉस इंडिया के लिए है। आप चाहे चेन्नई से हो, चाहे अगर आप मुंबई से हो, चाहे हम नॉर्थ ईस्ट की साइड से हो, अगर आपने पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को क्रॉस कर चुके हैं तो देन आपकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इंडिया में बन ही जाएगी। लेकिन कुछ सिनेरियोज़ में आजकल, क्योंकि हम ई कॉमर्स का ज़माना है, वी आर ऑल्सो परचेजिंग प्रोडक्ट्स, वी आर ऑल्सो टेकिंग सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में एनसीडीआरसी फोरम की जुरिस्डिक्शन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बनेगी या नहीं बनेगी, ये फैक्ट्स ऑफ द केस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेशन पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन से आपको 2 साल हैं कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने के। अगर आपने 1 दिन भी डिले किया है तो एनसीडीआरसी फोरम जो है उस कंप्लेंट को रिजेक्शन करने के मोड में जा सकता है, प्रोवाइडेड अगर आप रीज़नेबल सफिशेंट रीजंस दो कि क्यों डिले हुआ है। वो 1 दिन का डिले भी हो सकता है, 5 दिन का भी हो सकता है, 5 महीने का भी हो सकता है, बट सफिशेंट कॉज देना पड़ेगा एनसीडीआरसी फोरम में कि आपने ये डिले 2 साल के बाद का डिले जितना भी है वो क्यों किया। Let us now move to other requirements। तो अब हम डिस्कस करते हैं कंप्लेंट के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। देखो, टिपिकली हमारी कंज्यूमर कंप्लेंट में जो इश्यूज होंगे वो होंगे अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है, गुड्स के अंदर डिफेक्ट निकला या फिर डेफिशिएंसी इन सर्विसेज में आई हैं, ओवर प्राइसिंग कर दिया है, हजार्डस गुड्स एंड सर्विसेज आ गया, प्रोडक्ट लाइबिलिटी के रिलेटेड में हम बात करेंगे। तो हमारी कंप्लेंट में वेग एलिगेशंस नहीं आने चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग यू ए वेरी ब्रॉडर पिक्चर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन जो है शुरू हुआ आज से 2 साल पहले, तो उन 2 साल में आपने क्या क्या स्टेप्स लिए, आपने किस तरह से ईमेल के साथ फॉलोअप किया, आपने अगर कोई ग्रीवेंस ऑफिसर है उनको फॉलोअप किया कि नहीं किया, आपने अगर कोई लेट्स से डिस्कशंस थी या मीडिएशन पैटर्न था उनका, वहाँ पे आपने गए कि नहीं गए, उनको अप्रोच किया कि नहीं किया। तो ऑल दिस स्टेप्स जो हैं, ऑल दिस वर्बल स्टफ़ नहीं होना चाहिए आपके पास। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होगा ईमेल पे हो, चाहे आपके डॉक्यूमेंट साइन वगैरह हो, अगर आपने वो रिसीविंग नहीं दे रहे तो सेंड द स्पीड पोस्ट, सेंड थ्रू द रजिस्टर्ड पोस्ट। तो इससे क्या होगा, आपको कंज्यूमर फोरम से अपनी ग्रीवियंसेस को एड्रेस करवाने के लिए आपको प्रॉपर हेल्प मिलेगी। अगर आपकी कंप्लेंट में मेनली वेग एलिगेशंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है, तो इससे आपकी कंप्लेंट
जो है आपको रिलीफ नहीं दिलवा पाएगी। अगर आप ये बोलो कि ओके इस कॉन्ट्रैक्ट में XYZ जो क्लोजेस हैं वो आर्बिट्रेरी हैं और द ऑपोजिट पार्टी ने अपनी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए एनफोर्स कर दिया मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, यूनिलेटरल टर्म्स हैं इस कॉन्ट्रैक्ट की, इस तरह से यू नीड टू एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द अनफेयरनेस बीइंग गिवन टू यू इन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। मैनी टाइम्स जो कंप्लेनेंट हैं उनको रिलीफ नहीं मिलता बिकॉज दे डोंट प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। वेग एलिगेशन, ऊपरी सतह के एलिगेशंस लगाए दिए जाते हैं कंप्लेंट के अंदर। सो आई होप विद दिस एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको मिला होगा कि कंप्लेंट के अंदर जो है किन किन रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करना पड़ता है एज ए कंप्लेनेंट। वंस आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल्ड हो गई है तो अब बात आ जाती है कि आप अपनी कंप्लेंट को प्रेजेंट कैसे करेंगे फाइलिंग के समय में। सबसे पहले इफ़ यू सी हमारे पास इंडेक्स होना चाहिए। इंडेक्स के अंदर सीक्वेंस में परफॉर्मा आएगा, सिनॉप्सिस आएगा, मेमो ऑफ पार्टीज, फिर देन कंज्यूमर कंप्लेंट विद द सपोर्टिंग एफिडेविट, एनेक्शर्स आएंगे, एनेक्शर्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हो, देन एप्लीकेशन आएगी और फिर वकालतनामा। तो ये सब एक इंडेक्स में आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी अलॉन्ग विद द पेज नंबर्स ऑल्सो। दूसरा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है परफॉर्मा फॉर फाइलिंग द कंज्यूमर कंप्लेंट। ये NCDRC की ऑन रजिस्ट्री के पास मिलेगा और उसके बेसिस के ऊपर जो क्रक्स ऑफ द कंज्यूमर कंप्लेंट है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल इन करनी पड़ेगी एंड दैट इज़ ए मैंडेटरी परफॉर्मा टेम्पलेट। उसके बाद यू नीड टू प्रोवाइड ए सिनॉप्सिस जिसके एक कंसिडर की एक टेबल होगा जिसमें लेफ़्ट साइड पे डेट्स याद नहीं है तो मंथ याद नहीं है तो ईयर, एंड कोरिस्पॉन्डिंगली ईच एंट्री पे आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि उस समय क्या एक्शन हुआ, क्या इवेंट हुआ इन कोरिस्पॉन्डिंग टू द कंप्लेंट, कंज्यूमर कंप्लेंट के पर्सपेक्टिव में। फिर आपको मेमो ऑफ पार्टीज़ के बारे में देना पड़ेगा। इसमें इंश्योर कि आपके पास ईमेल एड्रेस भी ज़रूर हो, व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी हो अपोजिट पार्टी का, सो दैट सर्विस के समय दिस इंफॉर्मेशन बिकम्स वेरी क्रिटिकल। उसके बाद जो भी आपकी कंज्यूमर कंप्लेंट में जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हो, डिफेक्ट्स इन द गुड्स हो, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज हो, वो सारी की सारी आपको डिटेल्ड फैक्चुअल नरेशन एक्सप्लेन करनी है अपनी कंज्यूमर कंप्लेंट में। उसके बाद द पॉइंट इज़ एनेक्शर्स, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है। मेयरली वेग एलिगेशन से कुछ नहीं होगा, आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने ही पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी कंज्यूमर कंप्लेंट में अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करी, तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं लगाया तो हाउ वुड नेशनल कंज्यूमर फोरम विल बी एबल टू एडजुडिकेट कि ओके कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स अनफेयर हैं, राइट। सिमिलरली अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट मेडिकल बिल्स के रिलेटेड कंप्लेंट फाइल करी है कि उन्होंने फाइनल अमाउंट जो है प्रॉपरली उन्होंने मेरे को इंश्योर्ड अमाउंट नहीं रिलीज़ किया, तो देन अनलेस एंड अनटिल यू वॉन्ट प्रोवाइड द बिल्स in your annexures, then the Honorable NCDRC forum won't be able to adjudicate your matter in an effective way. And this is very critical। जो हम लिमिटेशन पीरियड की बात कर रहे थे, अगर 2 साल से 1 दिन का भी डिले है तो यू हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन सीकिंग कंडोनेशन ऑफ डिले फॉर X नंबर ऑफ डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years। और इस एप्लीकेशन में आपको सपोर्टिंग एफिडेविट भी देना पड़ेगा और प्रॉपर रीजनिंग देनी पड़ेगी। merely don't copy paste the content of your consumer complaint and put in this application। आपको रीज़न देना पड़ेगा और इस एप्लीकेशन के बेसिस के ऊपर ही ऑनरेबल NCDRC फोरम विल डिसाइड कि आपकी कंज्यूमर कंप्लेंट को एडमिट किया जाए या नहीं किया जाए। एंड फाइनली व्हेन यू आर एंगेजिंग एन एडवोकेट, उसका वकालतनामा। ये तो होगी हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। इस डॉक्यूमेंट्स को आप फिर ऑनलाइन फाइल करोगे एंड एज रिक्वायर्ड बाय द रजिस्ट्री, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि आपने मेमो ऑफ पार्टीज़ में कितनी ऑपोजिट पार्टीज़ भी बनाई हैं, तो यू हैव टू देन सप्लाई द फिजिकल कॉपी ऑल्सो।
ये सब करने के बाद आपको फ़ीस भी देना पड़ेगा. फ़ीस इज़ वेरी नॉमिनल एट द NCDRC फोरम, और इनफैक्ट द कंज्यूमर फोरम में ही जो फ़ीस है इट इज़ वेरी वेरी नॉमिनल चार्जेस की. जैसे अगर आप 2 करोड़ अप टू 4 करोड़ तक आपका डिस्प्यूट है कंज्यूमर कंप्लेंट में, इट मीन्स कि आपने ऑलरेडी 4 करोड़ तक पैसे दे दिए होंगे. एंड फॉर in that scenario merely a fees of rupees 3000 needs to be paid to the NCDRC forum. आई होप इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट इश्यूज, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन बिफोर फाइलिंग ए कंज्यूमर कंप्लेंट के बारे में जानकारी मिली होगी. एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, इफ़ यू हैव एनी सजेशंस और फीडबैक्स और एनी क्वेश्चंस, यू कैन पुट इट आइदर इन द कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@nyaytantra.com पे, और आप हमें व्हाट्सएप नंबर से भी अप्रोच कर सकते हैं. And thank you so much for going through this video in detail. Do share this video with other stakeholders, other persons who are in the process of filing consumer complaint, so that इस information से उन्हें कुछ help मिल सके. And if you like this video, you can share it with your friends. You can subscribe to this channel also, because we keep on adding videos which are related to the consumer matters. And thank you once again for going through this video. Jai Hind.